कल हमने पढ़े थे बेसिक डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप कौन से थे हमारे? जिसमें सर इंट, कैरेक्टर, फ्लोट था, वॉइड था। ठीक है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कौन से थे? हाँ, तो वो नाम भी तो था, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इनम। एनुमरेशन। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स। बोलो, डाउट्स आखिरी में हैं आपके? हाँ, डाउट्स की आपका कंटेंट रेडी है, चिंता मत करो। तो आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है। तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? बेसिक डेटा टाइप क्या थे हमारे? बिल्कुल जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और उनके बेस पे हम कोई भी आगे फर्दर डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आए, ताकि जो जो यूज़र अपने हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से डिफाइन करेगा टू डू हिज टास्क। ठीक है। जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कस्टमाइज अपने जो नए डेटा टाइप बनाएंगे उनको बोलेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब कुछ डेटा टाइप्स हम डिराइव कर सकते हैं, किन से? बेसिक डेटा टाइप से। ठीक है। तो उनको बोलेंगे डिराइव डेटा टाइप्स। वो कौन से हैं? एरे। ठीक है। एरे इज ए डिराइव डेटा टाइप। ये क्या है? इंटीजर्स का कलेक्शन है। इंटीजर, करेक्टर या किसी भी डेटा टाइप का जब मोर देन वन वैल्यूज हमें स्टोर करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसका एरे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अप्लीकेशन ऑफ एरे इन सी प्लस प्लस इज सिमिलर टू सी। सी में यूज़ करते थे हम किसी टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए हम एरे का यूज़ करते थे, उसी टाइप से हम सी प्लस में यूज़ करेंगे इसको। व्हेन इनिशियलाइजिंग ए करेक्टर एरे इन सी, compiler will allow us to declare the array size exact length of string। उसमें क्या होता था, हम एरे डिक्लेयर करते थे। ठीक है। तो उसमें जैसे हमने एरे डिक्लेयर किया A 10, इस टाइप का करेक्टर ले लो, इंट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। करेक्टर लिया हमने। ठीक है। मैं क्योंकि करेक्टर में क्या है, जो एरे को आप सी और सी प्लस में देखोगे तो केवल करेक्टर एरे में थोड़ा डिफरेंस आया है, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो करेक्टर एरे में क्या पढ़ा था हमने कल कि इसके बाद लास्ट में एक नल करेक्टर स्टोर करना पड़ता हमें। ठीक है। तो सी में क्या होता था, ये हम सी लैंग्वेज की बात करें फिलहाल। द कंपाइलर विल अलाउ अस टू डिक्लेयर एन एरे साइज एज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब 10 हमने साइज डिक्लेयर किया तो उसके अंदर 10 करेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। लाइक करेक्टर स्ट्रिंग 3, साइज हमने 3 साइज दिया, उसके अंदर 3 करेक्टर हमने स्टोर कर दिए। ठीक है। इन दिस वी आर लीविंग द नल करेक्टर। नल करेक्टर के लिए हमने कोई स्पेस एलोकेट नहीं किया, लेकिन सी लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड करती है और उसके बिना वो फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर करेगी। बट इन सी प्लस प्लस साइज शुड बी 1 लार्जर देन द नंबर ऑफ करेक्टर्स इनटू द स्ट्रिंग। सी प्लस प्लस क्या बोलता है कि आपको नल करेक्टर तो ऐड करना ही होगा। ठीक है। तो मैं क्या, अगर 3 करेक्टर स्टोर करने हैं एक्स वाई जेड तो मेरे का साइज देना पड़ेगा 4। अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के साथ डब्लू ओ लगा दें तो 4 करेक्टर स्टोर करने हमें, तो यहाँ भी हमें साइज बढ़ाना पड़ेगा। एक करेक्टर किस लिए बढ़ा रहे हैं हम? ये नल करेक्टर के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरे इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो देखो सी और सी प्लस प्लस में क्या है, सी प्लस प्लस इज सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी वाले तो सारे फीचर होंगे, लेकिन क्या है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हमें इंप्लीमेंट करने हैं, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें फाइन ट्यून करनी पड़ेंगी, चेंजेस करने पड़ेंगे। सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सेप्टेबल होंगे तो क्या सी लैंग्वेज में और सी में वो डिफरेंस नहीं बचेगा। अब कुछ नया बड़ा करना चाहते हो तो कुछ अलग भी करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा एरे में डिफरेंस आया छोटा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस वही अब कोड ब्लॉक्स हैं। जैसे हमने ऐड फंक्शन बना दिया। ठीक है। ऐड इंट ए इंट बी। फंक्शन किस लिए होते हैं हमारे? टू कंप्लीट सम टास्क। हमारा फंक्शन एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करके मल्टीपल स्टेटमेंट उसमें इंस्ट्रक्शन जो आपकी उसको एक पर्पजफुल टास्क के लिए रेडी करेगा। तो ऐड फंक्शन क्या करेगा?
दो नंबर्स को ऐड करेगा, उसका सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही सी और सी प्लस प्लस में फंक्शंस में कुछ चेंज हुआ है। मोस्ट चेंजेस क्या हैं, जो कि पहले इसमें जो मोस्ट चेंजेस आर सिंपल बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्स चेंजेस आल्सो। वो किस लिए, ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो हमारा अप्रोच चेंज हुई है की हमने, उसमें हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग थी सी लैंग्वेज में, उसको हमने अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। तो उसके हिसाब से हमें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे फंक्शंस में, ताकि उस चीज़ को सूट कर सकें, अडेप्ट कर सकें उस हिसाब से। तो वो कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, वो जो हम फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट आर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या है, दीज आर ऑल्सो डिराइव्ड डेटा टाइप। फंक्शन क्या थे, हमारी नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स थी, आपके जो प्लेन फंक्शन वेरिएबल्स थे, इन्हीं से हम स्पेशलाइज्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ हमने आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। तो एक टाइप से ये डेटा टाइप काउंट हो रहे हैं। ठीक है, पॉइंटर्स हम सबसे पहले देखेंगे इंट पॉइंटर पी, ये हमारा इंटीजर पॉइंटर है। नाउ आईपी में क्या होता है, हम एक मेमोरी लोकेशन दे देंगे एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का जो एड्रेस है वहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है। एड्रेस ऑफ एक्स इज असाइंड टू इंटीजर पॉइंटर। नाउ इंटीजर पॉइंटर इज असाइंड वैल्यू, वैल्यू एट दिस पॉइंटर हैज बीन असाइंड एज 10, 10 वैल्यू असाइन कर दी हमने। अब क्या हुआ, 10 वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगी, ये आईपी जो है ये पॉइंट कहाँ पे करा है, एक्स के एड्रेस पे, तो उस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नाउ सी प्लस प्लस एट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट पॉइंटर एंड पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट। अगर सी लैंग्वेज में आप देखोगे तो उसमें कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स नहीं होते थे और ना ही पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट होता था। कॉन्स्टेंट का मतलब एक चीज़ है कि जो फिक्स रहेगी ही रहेगी, उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेबल था ही नहीं। लेकिन सी प्लस में क्या किया, कॉन्स्टेंट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ऐड किया। और पॉइंटर अब तक क्या था, क्योंकि कॉन्स्टेंट क्या होता है वो चेंज कर ही नहीं सकते आप, लेकिन पॉइंटर हम क्यों यूज़ करते थे, ताकि उसके एड्रेस पे हम जाके उस वैल्यू चेंज कर दें और उसके बाद क्या होगा, वैल्यू अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं पहले, कैरेक्टर पॉइंटर कांस्टेंट ptr, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट का पॉइंटर। तो कैर देन दिस एस्ट्रिक साइन देन पॉइंटर, जो सेम कॉन्सेप्ट है, इंटीजर देन एस्ट्रिक देन पॉइंटर नेम। ठीक है, लेकिन साथ में हमने जैसे कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ कर दिया तो क्या बन गया हमारा ये कांस्टेंट पॉइंटर। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो मतलब उसको वैल्यू साइन भी करनी पड़ेगी, तो हमने वैल्यू साइन भी कर दी। ठीक है, नाउ वी कैन नॉट मॉडिफाई द एड्रेस ऑफ पॉइंटर। अब इसने इस पॉइंटर का हम ना एड्रेस चेंज कर सकते और ना ही वैल्यू चेंज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर पॉइंटर कांस्टेंट ptr2। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, एड्रेस दे दिया। नाउ दिस इज पॉइंटर टू एन कांस्टेंट। कुछ समझ में आ रहा है किसी को, ये हमारा एक कांस्टेंट है। अभी तो क्या था, एक पूरा पॉइंटर फिक्स है कि वो जहाँ पे पॉइंट एक बार कर रहा है वही करता रहेगा। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंटर ये बना दिया पॉइंटर, ये हमारा कांस्टेंट, और ये पॉइंटर इस कांस्टेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। उससे पहले था केवल ये बड़ा जो कि फिक्स था, इसमें कुछ इसका एड्रेस चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। इसमें वी कैन नॉट मॉडिफाई द एड्रेस ऑफ पॉइंटर। जब बन गया, जिस पॉइंटर का एड्रेस हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हम एड्रेस पॉइंट कांस्टेंट पॉइंटर, और जो जिसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको बोलेंगे पॉइंटर टू कांस्टेंट। अब देखते हैं आगे, ptr2 इज डिक्लेयर्ड एज पॉइंटर टू ए कांस्टेंट, इट कैन पॉइंट टू एनी वेरिएबल ऑफ करेक्ट टाइप। करेक्ट टाइप मतलब हमने इंटीजर दिया यहाँ पे तो इंटीजर टाइप का, यहाँ पे कैर देते तो कैर टाइप का, बट द कंटेंट ऑफ व्हाट इट पॉइंट्स कैन नॉट बी चेंज। तो इसमें क्या था, एड्रेस चेंज नहीं हो रहा था। जब कांस्टेंट पॉइंटर की बात कर रहे थे हम, तो उसमें एड्रेस चेंज नहीं हो रहा था आपका, पहला पॉइंट ये आपका। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है, वैल्यूज कंटेंट, दूसरे में आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर बोथ पॉइंटर एंड वेरिएबल एज कांस्टेंट।
पॉइंटर और वेरिएबल दोनों को एज ए कॉन्स्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट कैर एस्ट्रिक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट पॉइंटर, उसमें क्या किया हमने, एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने पॉइंटर को। तो अबोव स्टेटमेंट डिक्लेयर्स सीपी, मतलब हमने नाम दिया जो, एज ए कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू स्ट्रिंग which has been declared as constant. In this case, neither the address assigned to the pointer cp nor the content of the edit points cannot be changed. इसमें क्या था, एड्रेस चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज कर सकते थे। दूसरा क्या था, पॉइंटर टू कांस्टेंट में इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस चेंज हो सकता था। इसमें क्या हुआ, ना तो हम एड्रेस चेंज कर सकते, नाइदर द एड्रेस नोर द कंटेंट कैन बी चेंज। तो क्या बन गया, पॉइंटर एज ए वेरिएबल कांस्टेंट। पॉइंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन C++ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट एंड अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आगे हम कैसे यूज करेंगे उसको, जब पॉलीमॉर्फिज्म और मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे तब हम समझ में आ जाएगा डिटेल में आपको, ठीक है। Next is symbolic constants. There are two ways of creating symbolic constant in C++. One is हम constant create कर रहे हैं तो पहला तरीका क्या होगा, यूजिंग ए क्वालिफायर, constant हमारा कीवर्ड। दूसरा है डिफाइनिंग ए सेट ऑफ इंटीजर constant यूजिंग enum. enum के थ्रू भी हम symbolic constants को डिक्लेयर कर सकते हैं। In both C and C++, any value declared as constant cannot be modified by the program in any way. तो कांस्टेंट को मतलब कांस्टेंट होगा, उसको मॉडिफाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा वो, इसकी वैल्यू वेरी कर सके, चेंज हो सके। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो इंटेक्ट रहेगा, दैट इज कांस्टेंट, वो C हो या C++ हो। However, in C++ we can use constant in a constant expression. ये क्या है, देखते हैं नया क्या चीज़ आई है। कांस्टेंट डिक्लेयर किया हमने, इंटीजर टाइप का नाम दे दिया हमने इसको, साइज वैल्यू दे दी, असाइन कर दी 10, कैर नेम साइज। अब इस वेरिएबल है, इस टाइप का है, इंटीजर एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, इंटीजर मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब साइज की वैल्यू को हम आगे किसी एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड इन C लैंग्वेज। अगर आप C लैंग्वेज में देखोगे तो ये बड़ा काम अलाउड नहीं है, C++ में केवल आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। With long and short, if we use constant modifier alone, हमने कल दो डेटा टाइप पढ़े थे, बेसिक डेटा टाइप लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग किस लिए था, लार्ज वैल्यू ऑफ इंटीजर स्टोर करने के लिए, और शॉर्ट किस लिए था, सेम साइज था, लेकिन इसमें हमारा हमें मॉडिफायर से एक्स्ट्रा यूज कर रहे थे केवल। इफ़ वी यूज द कांस्टेंट मॉडिफायर अलोन इट डिफॉल्ट्स टू इंट। अगर हम कांस्टेंट और साइज 10 कर दिया हमने ना पे इंट बताया कुछ बताया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसको ये इंटीजर में एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, कांस्टेंट साइज 10, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट इंट साइज 10, तो हमें इंटीजर को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेम्ड कांस्टेंट्स आर जस्ट लाइक वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड। वो नेम्ड कांस्टेंट हैं, इसका हमें नेमिंग दे दिया है, उसका वो वेरिएबल ही है वो, बस उसमें समस्या क्या है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। Symbolic constants. C++ requires a constant to be initialized. C++ में कोई भी आप कांस्टेंट डालोगे, कोई भी कांस्टेंट क्रिएट करोगे, उसकी वैल्यू को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया था लास्ट में, इसकी वैल्यू को 10 वैल्यू असाइन कर दी थी, दैट इज इनिशियलाइजेशन। ANSI C does not require an initializer. If none is given, it will initialize the constant to 0. लेकिन उन्होंने क्या चीज़ दे दी, या तो अपने आप बता दो कि इसकी वैल्यू ये है, और आप इसकी वैल्यू असाइन नहीं करोगे कोई भी, तो क्या होगा, हम अपने आप इसकी खुद प्रिज्यूम कर लेंगे इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है।
ए constant in C++ defaults to the internal linkage and therefore it is local to file where it is declared। हमने फर्स्ट लेक्चर में एक लोकल एंड ग्लोबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो लोकल रहेंगे, जिस फाइल में डिक्लेयर किए हैं उसी फाइल में रहेंगे वो, ठीक है। इन ANSI constant values are declared are global in nature। सी में हमारे सारे जो constant थे बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल थे, मतलब दे आर विजिबल आउटसाइड द फाइल इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, तो किसी भी फाइल में उसको यूज कर सकते हो। हाउएवर दे कैन बी मेड लोकल बाय डिक्लेयरिंग देम एज स्टैटिक। उसको लोकल क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अपने कोई वैल्यू है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, एक पर्टिकुलर कोई, हमने उस दिन देखा एक फाइनेंस और सेल्स का डिपार्टमेंट देखा था, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं डेटा को कैसे हैंडल करना हमें, तो सेल्स डिपार्टमेंट का अपना कुछ रिकॉर्ड है, अगर वो ओपनली पड़े उसको कोई उठा के कोई भी डिपार्टमेंट बड़ा एक्सेस कर लेगा तो क्या फ़ायदा। तो इस फाइल को माने करो आप डिपार्टमेंटिक टाइप से, तो जो चीज़ें जो भी कॉन्स्टेंट आपके सेल्स डिपार्टमेंट के हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन सी में ऐसा नहीं था। सी में क्या था, वो सारी चीज़ें ग्लोबल थी, मतलब कोई भी किसी का डेटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसको हमें रोकना है तो क्या कर देंगे, उसके लिए हम उसको एज ए स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे। टू गिव कॉन्स्टेंट वैल्यू एन एक्सटर्नल लिंकेज, अब हम बात करें C++ की, कॉन्स्टेंट को हमें दूसरी फाइल्स में अलाउड करना है कि हाँ भाई ये कॉमन चीज़ है, इसको सब यूज़ कर लेंगे। जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच में वाटर कूलर रखा है, वो तो कॉमन हो सकता है दोनों के लिए, या उसी को अगर हम डिपार्टमेंट के अंदर रख लें, ठीक है, कि भाई ये सेल्स डिपार्टमेंट का वाटर कूलर है, इसको इसमें पानी पीने फाइनेंस वाले बंदे नहीं आ सकते, ठीक है, तो क्या हो गया, लोकल हो गया उनका, दैट इज़ लिमिटेड, कि उसके बाहर का कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ये कॉमन चीज़ है, इसको हम चाहें तो एक्सटर्नल लिंकेज भी दे सकते हैं, सो दैट इट कैन बी रेफरेंस्ड फ्रॉम एनी अदर फाइल, ताकि दूसरे भी कोई यूज़ कर सकें। वी मस्ट एक्सप्लिसिटली डिफाइन एज एक्सटर्न, उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको एक्सटर्न का टैग लगा देंगे, मतलब रखा हमारे डिपार्टमेंट में ही है वो सेल्स में, लेकिन उस पर लगा देंगे कोई भी पी सकता है, कोई समस्या नहीं, अगर कोई फाइनेंस वाला पीने आए उसको मना मत करना एक टाइप से, ठीक है। तो हमने उसको एक्सटर्न करके ग्लोबल स्कोप में कन्वर्ट कर दिया। एक्सटर्न कांस्टेंट वही टोटल अंडर, उन्हें इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंटीजर कंसीडर कर लेता है। अनदर मेथड ऑफ नेमिंग इंटीजर कांस्टेंट इज बाय इनुमरेशन। कल हमने इनुमरेशन पढ़ा था, दैट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इंटीजर कांस्टेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। enum xyz, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे आपका सेमीकोलन आएगा। दिस डिफाइंस x y एंड z एज इंटीजर कांस्टेंट विद वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट क्या था हमारा, इनकी कोड वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो जाएगी 1 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट x इज इक्वल टू 0, y is equal to 1, z is equal to, but we can also assign explicit values to x, y and z। कल भी हमने किया था, हमने पहले वो क्या किया था, कोई वैल्यू नहीं दी थी कल, उसका 10 दी थी, उसके बाद नेक्स्ट वाले ने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू उठा ली थी। लेकिन इसमें क्या करें, हम x को वैल्यू दे दिया हमने 100, y को 300, z को 500, तो क्या हो गया आपके सारे, ऑल दीज आर इंटीजर कांस्टेंट। ये मैं डिफाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ इनुमरेशन। अब कल एक गुड़िया के डाउट थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्बो सी एंड एनएसआईसी, और दूसरा था डायनेमिक और बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सी लैंग्वेज 1972 में ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची ने बनाई, ठीक है, एट बेल लेबोरेटरीज। इससे पहले क्या लैंग्वेज बन चुकी थी वहाँ पे, एल्गोल, ठीक है, एंड देन BCPL। एल्गोल से देखा कि A है, BCPL से देखा B है, ठीक है।
तो तीसरी लैंग्वेज का नाम हमने सी रख दिया, विच कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ दिस लैंग्वेज एंड मैनी मोर एडिशनल कॉन्सेप्ट दैट मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर लैंग्वेज। तो सी में क्या किया, जो पहले एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी उसके फीचर तो डाले ही डाले, साथ में बहुत सारे एडिशनल फीचर भी डाल दिए। अब ANSI C इज ए पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद यूनिक्स लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्टिंग में जब 1972 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी तो मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इवन मोस्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज कोडेड इन सी। तो उसके बाद जो यूनिक्स सिस्टम बने वो भी सी लैंग्वेज में बने थे। इनिशियली सी प्रोग्रामिंग वाज लिमिटेड टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट एज इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग अराउंड द वर्ल्ड इट बिकेम कमर्शियल एंड मैनी कंपाइलर्स वर रिलीज्ड फॉर द क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम। स्टार्टिंग में क्या है हमारा कि यूनिक्स के लिए सब कुछ तैयार किया गया सी लैंग्वेज का, लेकिन बाद में इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, लोगों को ज़रूरत पड़ती गई, तो इसको क्या सेट किया गया ताकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, विंडोज़ है, मैकिन्टोश है, लाइनेक्स है, उस पर भी इसको यूज कर सकें, तो और कंपाइलर्स रिलीज़ किए गए, ठीक है। टुडे सी रन्स अंडर ए वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है और सभी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे काम करती है। एज इट स्टार्टेड इवॉल्विंग मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लैंग्वेज वर रिलीज्ड, तो बहुत सारे वर्जन रिलीज किए गए। एट ए टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर डेवलपर्स टू कीप अप विद द लेटेस्ट वर्जन एज द सिस्टम्स वर रनिंग अंडर ओल्डर वर्जन्स। अब समस्या क्या आई, हमने क्या किया, यूनिक्स के लिए सबसे पहले बना, उन्हें फिर लाइनक्स के लिए वर्जन बना दिए, विंडोज़ के लिए भी कंपाइलर बना दिए, मैकिन्टोश के लिए कंपाइलर बना दिए, सन सिस्टम्स के लिए बना दिए, सन सोलरिस के लिए, ठीक है। ऑल दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो डिफरेंट के लिए बना दिया, तो कौन सा लेटेस्ट अपडेटेड कंपाइलर होगा, ये हमारी इशू आया डेवलपर्स को कि कौन सा यूज़ करें, इनका वर्जन आगे चल रहा है, हमारा वर्जन पीछे रह गया, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आने लगी। टू अश्योर दैट सी लैंग्वेज विल रिमेन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, डिफाइंड ए कमर्शियल स्टैंडर्ड फॉर सी लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, एक फिक्स स्टैंडर्ड कर दिया कि भाई हम बनाएंगे सब के लिए, एक भाई इस कोई भी लैंग्वेज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनेगी या कोई भी कंपाइलर बनेगा उसमें स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। अब सी कब किया ये, 1989 में। लेटर इट वाज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इन 1990s। ISO सर्टिफिकेशन मिल गया इसको, ठीक है। उस दिन से सी लैंग्वेज को हम ANSI सी बोलने लगे, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, सभी सिस्टम्स पे अलग अलग जो कितने कंपाइलर थे सारे, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पे लाए गए कि सभी इन चीज़ों को, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है सी लैंग्वेज की, सभी इस चीज़ों को अपने कंपाइलर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसको किसने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने अब डिफाइन करवाया, सेट करवाया स्टैंडर्ड्स को, और ISO से सर्टिफाई हो गया वो, ठीक है, 1990s में। तो इसलिए इसको बोला गया ANSI सी। लेकिन और भी थे, फर्स्ट रिलीज ऑफ एक बोरलैंड टर्बो सी, जो टर्बो सी यूज़ करते हैं, ये बोरलैंड ने अपना खुद का कंपाइलर बना रखा था, कंपनी थी। द फर्स्ट रिलीज ऑफ टर्बो C++ वॉज मेड अवेलेबल ड्यूरिंग MS-DOS। MS-DOS के टाइम क्या था हमारा ये, दिस इज ए आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या कुछ और होता है, आप देख रहे हैं, मेरे को कन्फर्म नहीं इसका, ठीक है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर पे चलता था, ठीक है। वर्जन 1.0 आया टर्बो C++ का, किसके लिए, MS-DOS के लिए, कब, मई 1990 में। देन वर्जन 2 वाज रिलीज्ड, ठीक है। वर्जन 1.01 वाज रिलीज्ड ऑन फरवरी 28, 1991। ये भी MS-DOS पे रन करा था, लेकिन दिस हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट बोथ COM component object models and exe of programs and was shipped with the Borland TurboC assembler compiler। तो ये वर्जन आया, ये इंटेल के आपके 32 बिट प्रोसेसर्स पे काम कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ANSI तो स्टैंडर्ड बना दिया हमने,
बोरलैंड क्या है, एक पैरेलल में एक और कंपाइलर का वर्जन चल रहा है जो कि बहुत से लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। द इनिशियल वर्जन ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर वाज बेस्ड ऑन ए फ्रंट एंड डेवलप्ड बाय टाओमेट्रिक। दिस कंपाइलर सपोर्टेड द AT&T 2.0 रिलीज ऑफ C22। अब देखो AT&T का 2.0 वर्जन था जो सी प्लस प्लस का, उसको सपोर्ट करते हुए एक तो ANSI ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए अपने, लेकिन उसके बाद एक तो ये जो जो सारे स्टैंडर्ड ये फॉलो करेंगे वो तो लैंग्वेज कहलाई हमारी ANSI C या C++। लेकिन बोरलैंड ने अपनी अलग से बोली टर्बो सी, उसमें क्या किया उन्होंने, इन स्टैंडर्ड्स को कुछ फॉलो किया, कुछ अपनी नई मॉडिफिकेशंस कर दी, तो एक नया कंपाइलर सिस्टम रेडी हो गया। तो उसमें क्या है, नया कंपाइलर सिस्टम है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, उसका कोई इंटीजर 2 बाइट में डिक्लेयर कर अलाउड करे, कोई 4 में करे। तो इस टाइप के कुछ चेंजेस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सी लैंग्वेज में या कंपाइलर्स में आए। तो उसी को हम देखते हैं, जब हम टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं वो क्या हमारा आज भी ब्लैक स्क्रीन पे चलता है, वही में डोस टाइप की स्क्रीन जो हमारी होती है उस टाइप में सारा उसका UI देखोगे आप। लेकिन ANSI C है वो आपके विजुअल स्टूडियो में चलता है, डेव CP में चलता है, या बहुत सारे अलग जो प्लेटफॉर्म आपके ID मिल जाए, नेटबीन्स है, क्लिप्स है, उनके साथ जो इनबिल्ट हो जाता है वो ANSI C भी आता है, ठीक है। तो ANSI C एंड बोरलैंड टर्बो C प्लस प्लस बोथ दीज आर वर्जन्स ऑफ कंपाइलर्स डेवलप्ड बाई डिफरेंट वेंडर्स और कंपनीज और पीपल्स यू कैन कॉल, ठीक है। तो इनमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, आपका मेन काम हमारे C और C++ लैंग्वेज का हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, ठीक है। प्रगति कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये था हमारा टर्बो C++ और ANSI C। तो एक स्टैंडर्ड है केवल, ये ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप चिंता की बात लोगी ANSI C में क्या। हाँ, दो चीज़ें अलग अलग हैं, हर घर में रोटी बनती हैं शायद, ठीक है, लेकिन सभी की रोटी क्या सेम होती हैं? नो सर। हर घर में खाना बनता है, सब्जी बनती है, सब कुछ होता है, क्या हर जगह सेम होता है ना? क्यों? जो बनाने वाला है, जो डेवलपर है, जो मालिक है वो अलग अलग है, तो थोड़ा वो चीज़ों में फ़र्क हो सकता है, किसी में कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो एक अलग अलग कंपनी दो कंपनी अलग अलग कंपाइलर बनाए तो सब अपनी रिक्वायरमेंट सेट करेंगे, ठीक है, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे। हमें लग रहा है कि इसमें शायद ये फीचर एक्स्ट्रा डाल दें हम तो शायद हमारा ज़्यादा काम आए हमारे। तो टर्बो C अलग है, ANSI C अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि रोटी हम अपने घर की खाएं या दूसरे घर की खाएं, थोड़ा बहुत स्वाद में डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हम खा तो दोनों सकते हैं। तो ऐसे ही आप टर्बो C++ यूज़ करो, ANSI C यूज़ करो। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे कोई लिमिट्स है, जैसे कल हमने देखा था रिटर्न, जो आखिरी रिटर्न 0 करे थे उसमें चल पड़ा, अदरवाइज हम टर्बो C में चलाएंगे शायद उसको ना चले वो। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे जो कि हमें देखने पड़ेंगे, जो हमें एनकाउंटर होंगे जब हम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लैंग्वेज या कंपाइलर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, कल डाउट था जो डायनेमिक बाइंडिंग। अब हम जब प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कल हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखे थे, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम कंपाइल, उसके बाद क्या करते थे रन। तो जब वो कंपाइल करते हैं उस टाइम पे क्या करता है हमारा जो कंपाइलर है वो एरर चेकिंग भी करता है, ठीक है, एरर चेकिंग करता है। उसके बाद क्या करता है, उसको लिंकर और लोडर की मदद से उसको मेन मेमोरी में लोड करता है। तो जब हमारा जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग मतलब जो वेरिएबल्स हैं हमने डिक्लेयर किए हैं उनको मेमोरी लोकेशन है, कौन सा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है, कितना स्पेस कंज्यूम करेगा, सारी चीज़ें हम अगर कंपाइल टाइम पे करते हैं, जब हमारा कंपाइल करते हैं उस टाइम पे अगर सेट हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो उसको बोलेंगे हम अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। लेकिन वही काम उस टाइम पे ना होके, लेकिन जब एग्जीक्यूट रन पे क्लिक करेंगे, रन करेंगे उसको, उस टाइम पे डायनेमिकली इंटीजर साइज के हिसाब से, फ्लोट के साइज के हिसाब से हमारी मेमोरी लोकेशन होगी, वेरिएबल्स को एड्रेस मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग। बाइंडिंग सो पीपीटी दिखाई दे रही है?
बाइंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडेंटिफायर्स सच एज वेरिएबल एंड परफॉर्मेंस नेम्स इनटू एड्रेसेस। तो हमारे जो इंटीजर है, कांस्टेंट है, सभी कहीं ना कहीं स्टोर तो करते हैं, तो उसके पीछे एक अंडरलाइंग मेमोरी एड्रेस होता है, तो उसमें हम कन्वर्ट करते हैं उन चीज़ों को। बाइंडिंग इज डन फॉर ईच वेरिएबल एंड फंक्शन। फंक्शन में क्या हमारे इंस्ट्रक्शंस तो हैं, वो भी अगर हम इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं तो क्या हुआ, सी में वेरिएबल है वो वैल्यू स्टोर करेगा। हमारे को फंक्शन रिटर्न करता है कुछ चीज़ें, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन मेमोरी। इसलिए बोलते हैं ना हम, जब हमारा प्रोग्राम चलता है कोई सिस्टम, बोलते हैं रैम ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है तो उसका कंटेंट होता है और रैम में वहाँ रिसाइड करता है। उससे क्या होगा, और रैम ज़्यादा होगी तो सारा मैक्सिमम हमारा कंटेंट और रैम में होगा अवेलेबल एक फास्ट मेमोरी के अंदर। तो ठीक है, तो ऐसे ही सभी चीज़ों को एड्रेस दिया जाता है ताकि वो जहाँ पे वो रिसाइड करते हैं, यहाँ पे स्टोर होती हैं वो। फॉर फंक्शन इट मीन्स दैट द मैचिंग द कॉल विद द राइट फंक्शन डेफिनेशन। साथ में क्या होता है, फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, तो फंक्शन जो कॉल करेंगे हम, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस होंगे, लेकिन वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर उसमें जो पास करेंगे, हम आर्गूमेंट्स पास करेंगे। ठीक है, तो वो अगर डिसीजन हमारा लेट होता है, दैट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ, वो कब कब हो सकता है, इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम और रन टाइम। C++ provide the facility to specify that compilers should match function calls with the correct definition at the run time। अगर वही काम, ये काम हमारा दो टाइम हो सकता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम पे। अगर हम उसको रन टाइम पे डायरेक्ट कर देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं C++ प्रोग्राम को कि भाई इसको रन टाइम पे मैचिंग करनी है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। क्योंकि पहले कंपाइलेशन होता है फिर रनिंग होती है हमारी, तो लेट हो गया इसलिए ये उसको रन टाइम में, तो रन टाइम बाइंडिंग बोल दिया हमने। बाइंडिंग मतलब तो फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको उनकी स्टोरेज लोकेशन मिल गई, कौन सा फंक्शन कॉल होना था वो कॉल हो गया। हमने सेम नाम से 3 फंक्शन बना रखे हैं, एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, तीसरे में एरिया ऑफ क्यूब कर दिया हमने, जिसमें 3 साइड आ जाएंगे हमारा। ठीक है, हाइट, विड्थ और लेंथ। स्टैटिक बाइंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो फंक्शन कॉल की जो भी चेकिंग होती है हमारी सारी कंपाइल टाइम पे होती है। हमने फंक्शन कॉल किया, उसमें एक पैरामीटर पास किया, लेकिन हमने जो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं, उसमें सिंगल पैरामीटर कोई फंक्शन है ही नहीं हमारा, तो कंपाइलर क्या बोलेगा, इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं है अवेलेबल हमारे लिए, तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो इस टाइप की जो हमारी जब मैचिंग होती हैं, कन्वर्जन होते हैं, एड्रेस कन्वर्जन, ये अगर हमारे कंपाइल टाइम पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग, क्योंकि कंपाइल इतने टाइम पे हो रहा है। स्टैटिक बाइंडिंग लाइक यू नो योर सीट इन एडवांस। जैसे आपको पहले सीटिंग, अब क्लासरूम में आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो, आपको पहले से डिफाइंड होता है। लेकिन डायनेमिक मतलब आपको एकदम से, जब आपको आप में से शायद स्टेट एग्ज़ाम या कोई 12th के बाद ये SSC के एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपको सीटिंग प्लान आपको पहले से पता नहीं होता, आपको केवल अपना रोल नंबर पता होता है, तो आपको सीट कहाँ मिलेगी वो अंदर का सीटिंग प्लान दिखता है। फिर आप देखते हो मेरा पहले नंबर पे सीट आ गई, मेरे तो 5वें नंबर पे सीट है, मेरे कॉर्नर में है, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, मैं सेकंड फ्लोर पे है, तो क्या आपके लिए सरप्राइज टाइप में होता है। तो मतलब आपको अपना एड्रेस लोकेशन लेट हुआ, एक आपको पहले से बता दें, आप क्लासरूम में आते हैं, आपको पहले से पता है कि मेरी सीट कहाँ पे है, मेरी सीट अपने बेंच, पहले बेंच से जाकर बैठा हूँ मैं तो आज अपनी क्लास में, तो क्या है, दैट इज योर अर्ली बाइंडिंग। आपने अपनी सीट को खुद से पहले बाइंड कर लिया कि हाँ मैं यहाँ पे जाकर बैठूँगा, तो आपको पता है वो सीट अवेलेबल हो गया आपके लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ, बाइंडिंग आपकी जो आपको एड्रेस से आप बाइंड हुए, एड्रेस आपको मिला कहाँ बैठना आपको, वो काफ़ी लेट मिला, डायनेमिकली मिला, क्योंकि उनकी मर्जी है आपको सीटिंग प्लान कैसे देंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन का टाइम मिला बिल्कुल फाइनली, तो उसको हम लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। अब भी किसी को डाउट हो देन यू कैन आस्क, कोई और टॉपिक में डाउट हो तो आप बोल सकते हो, हम उसको सॉल्व करेंगे।